नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सीबीएसई बोर्ड की जो एग्ज़ाम हुई थी 10वीं की हिंदी की, तो उसके प्रश्नोत्तर हम लेके आए हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। आंसर की अभी सीबीएसई ने जारी नहीं की है, लेकिन ये हमारी संभावित है और लगभग यही रहेगी पूरी संभावना, क्योंकि हमने पूरे डिस्कस के साथ ये किया है। तो देखते हैं कि क्या सारे प्रश्नों के ऑप्शन हम देखेंगे और इसके साथ साथ क्यों है वो ऑप्शन वो भी हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम आपका पेपर डिस्कस करते हैं। देखिए, आपका पहला जो गद्यांश आया था, गद्यांश आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, हम सीधा प्रश्न पर बात करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न था गद्यांश के आधार पर सही तथ्य को चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। आधुनिक समाज मुक्त तथा मध्यकालीन समाज खुला होता है। दूसरा था आधुनिक समाज बंद, मध्यकालीन समाज मुक्त होता है। तीसरा था आधुनिक समाज मुक्त तथा मध्यकालीन समाज बंद होता है। और चौथा है आधुनिक समाज उन्मुक्त तथा मध्यकालीन समाज जड़ होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी वाला सही था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आधुनिक समाज मुक्त, तो इसमें आप देख पाओगे यहाँ पर आधुनिक समाज बहुत दूर नैतिकता, यहाँ पर देखिए ये वाला ये है आधुनिक समाज मुक्त और समाज, यहाँ पर ये आपका मिल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है शाश्वत मूल्यों में शामिल है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन जो पहले वाला ऑप्शन था नैतिकता, सौंदर्य बोध और आत्म ये आध्यात्म, ये वाला आपका सही है। जो आपको यहाँ पीछे वाले इसमें देखोगे आप, तो इसमें आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये आपका ये है ना, ये नैतिकता बोध और ये यहाँ पर आपको मिल जाता है, क्योंकि ये आधुनिकता के शाश्वत मूल्य नहीं है, लेकिन ये शाश्वत मूल्य नहीं है, आधुनिकता के नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला आपका दूसरे वाले का यहाँ से आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो तीसरा वाला प्रश्न है विद्वानों और चिंतकों ने किस बात के ऊपर चिंता व्यक्त की है। तो ये तीसरे वाले में आपका ऑप्शन बी, ये देखिए भारतीय समाज में न सिर्फ आधुनिकता दूर बल्कि उसको लाने के प्रयास भी नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला इसमें ऑप्शन ए भी करीब है, लेकिन ए में पूरी बात नहीं की है। दूसरे वाले जो ऑप्शन है बी वाले में, इसमें पूरी बात कही गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है तीसरे। चौथा प्रश्न है आधुनिक समाज की विशिष्टता में शामिल है। तो यहाँ पर देखिए पहला उन्मुक्तता भी शामिल है और सामरिक भी शामिल है। यहाँ पर आलस्य शामिल नहीं है। तो ये देखिए आपको दोनों विकल्प किस में मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपके दोनों विकल्प क और ख यहाँ डी में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका डी वाला सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है एक बंद समाज की विशेषताओं में किसे नहीं रखा गया है, यानी कि बाकी सभी विशेषताएं हैं और एक नहीं है, वो आपको पहचाननी। तो यहाँ पर देखिए ये सारी, ये पहली वाली भी इसकी विशेषता है। जाति प्रथा गोत्र से पीड़ित ये भी है, अंधविश्वास और पिछड़ा संकीर्ण ये भी है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी धन या संस्कृति के क्षेत्र से खुली छूट, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही होगा। दूसरा जो अपठित गद्यांश था ये अथवा में था, एक करना था इसमें से आपको कोई सा भी। तो हम इसके भी प्रश्न उत्तर देखते हैं। इसमें देखिए छठा प्रश्न है किसी संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं, कौन भर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बंगाल के सौंदर्य के बारे में बताया गया है। तो वहाँ पर देखिए आपके नदी नहरों और खेतों के चित्र के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। सातवां प्रश्न देखेंगे लेखक की दृष्टि में बंगाल की सस्य श्यामला धरती का सौंदर्य कैसा नहीं है। यहाँ पर नहीं ही पूछा है नहीं पूछा है, नहीं पूछा है। देखिए अविस्मरणीय है, बुलाया नहीं जा सकता है, आकर्षक है और मायावी भी है, क्योंकि आपने उसमें देखा था मायावी भी था। ठीक है, तो ये असामान्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गद्यांश के आधार पर सही है। आपको गद्यांश के आधार पर मेल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फसल घनी, जबकि फसल घनी नहीं है, उसमें सुनहरी फसल है। और ये देखिए समुद्र तट रेतीले, तो ये समुद्र तट रेतीला है। कंचनजंगा मंद हवा नहीं है, यहाँ पर उत्तुंग शिखर है, कंचनजंगा के उत्तुंग शिखर हैं। चाय के बागान कैसे थे, हरे भरे थे। तो ये सब उल्टे पुल्टे कर दिए हैं सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो बी है समुद्र तट और रेतीले, ये ही आपका सही होगा गद्यांश के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नवा बंगाल की भूमि के विषय में कथन और कारण की सत्यता परखिए।
यानी कि कथन भी सही होना चाहिए और कारण भी सही होना चाहिए। तो उसमें क्या सही है या गलत है वो आपको देखना है। तो हम कथन पढ़ते हैं पहले। यह धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है। बंगाल की धरती के बारे में कहा गया है। कारण में क्या है, यह धरती युगों से प्राकृतिक छटाओं से भरपूर है। ये बात भी सही है। तो दोनों इसमें सही लग रही हैं। तो कौन सा कथन आपको दोनों में सही दे रखा है? देख, कथन और कारण दोनों असत्य है, ये गलत है। कथन कारण दोनों सत्य है, तो यहाँ पर आपका बी वाला ये सही हो जाता है। 9 में बी सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं, इस गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है? ठीक है, तो एक बंगाल के जादू को बताना, ये नहीं है इसमें, क्योंकि हमने पूरा गद्यांश देखा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अविभाजित बंगाल की धरती का सौंदर्य बताना, हाँ ये है, वहाँ के सौंदर्य के बारे में बताया गया है। बंगाल के जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ और ऑप्शन देख लेते हैं। बंगाल में बिताए दिनों की याद, ये भी नहीं है। प्रकृति का मनुष्य के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये आपका अपठित काव्यांश के आधार पर था। देखिए, काव्यांश आपने पढ़ लिया होगा। सीधे हम प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न, काव्यांश में मुख्य रूप से किस समस्या का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर देखिए पहले ही दिया गया है, चमड़े का रंग मनुष्य मनुष्यता को बांटे हैं। तो यहाँ पर जो मनुष्य में काले गोरे का जो भेद दिखाया गया है, तो वो रंग भेद की नीति कारण है। ये तो रंग भेद आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाता है। 12वां प्रश्न है, कवि के अनुसार जीवन व्यर्थ कब होता है? तो जीवन व्यर्थ कब हो जाता है? देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है आपका, देखिए, प्रेम नहीं है रे जिसका महाकाव्य, यदि वही नहीं तो जीवन का अर्थ यहाँ क्या है? तो ये वाला देखिए, यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेम नहीं होने पर ऑप्शन ए हो जाता है आपका इसका सही। व्यर्थ कब होता है? जब प्रेम नहीं होता है। 13वां प्रश्न है, उज्जवल सफेदी पर गर्व क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर उज्जवल सफेदी, देखिए इसमें उज्जवल सफेदी आपको दिखाई गई थी जिसमें छल था, मिथ्या था। ये देखिए ये वाला मिथ्या, घमंड, ठीक है। घमंड का मतलब हो जाता है अभिमान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी किसके बारे में बताया गया है? यहाँ पर मिथ्या, छल और अभिमान के बारे में, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 14 प्रश्न है। कवि कहता है रंगों का राजा तो रंग भीतर वाला है, यानी कि जो मनुष्य के अंदर के भीतर के जो रंग के बारे में बताया गया है। तो यहाँ भीतर वाले रंग का क्या तात्पर्य, ये पूछा गया। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन था व्यक्तित्व का आकर्षण, वास्तविक खूबसूरती, व्यक्तिगत आचरण और आंतरिक गुण और स्वभाव। तो यानी कि भीतर के रंग, यानी कि मनुष्य के जो अंदर के आंतरिक गुण है और जो स्वभाव है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 15वां, गोरे और काले वर्ण के लिए प्रकृति से कौन सा प्रतीक दिया गया है? देखिए आपने पद्यांश देखा होगा एक, तो इसमें देखिए आप, हम वापस चलते हैं पीछे। तो इसमें देखिए यहाँ पर प्रकृति से दिया गया है। देखो पाँव के नीचे यही धरी गौरवर्ण, यानी कि जो पाँव के नीचे जो धरती है उसको गौरवर्ण कहा गया है। और जो सिर के ऊपर जो श्यामल जो आकाश है, गगन है, उसको क्या कहा गया है? श्यामवर्ण, यानी कि काला बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी, धरती और आसमान को, धरती को गौरवर्ण बताया गया है और आकाश को क्या बताया? आसमान को श्याम वर्ण या काले वर्ण का बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला देखते हैं, अपठित काव्यांश अथवा वाला, ये आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो अब हम सीधा प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न है, घर में किस प्रकार की गंध पसरी हुई थी? यानी कि जो घर में किस प्रकार की गंध पसरी हुई थी? तो वहां पर आपका ऑप्शन ये देखिए, ये ऑप्शन बी, 16 में आपका ऑप्शन बी हो जाता है। बी में लिखा हुआ है निर्जनता और बंद हवा, ठीक है। अगला देखते हैं, पोटली में बंधे चने के अंकुरित होने का क्या अर्थ है? यानी कि जो बंधे जो चने थे वो अंकुरित होते हैं, यानी कि अंकुरित का होने का मतलब होता है उर्वरता और जीवन में नई उमंग भरना या नया जीवन उत्साहित करने ना, ठीक है। तो यहाँ पर इससे संबंधित कौन सा आंसर है? ये वाला बी वाला, ठीक है, उर्वरता और नवजीवन वाला। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 18वां, मकान जड़ और एक स्थान पर स्थिर होने के बाद भी कवि की यात्राओं की गतिशीलता में सहयात्री हैं, यह भाव किस पंक्ति में है? ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको, देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, तट की तरह स्थिर पर गतियों से भरा, यहाँ आपका ऑप्शन सी हो जाता है। आप गद्यांश में देखेंगे, एक बार हम पीछे चलते हैं गद्यांश में। तो गद्यांश में देखिए ये वाली आप लाइन पढ़ोगे ना, ये वाली, तो जीवन की कितनी यात्राएं करता रहा यह निर्जन मकान,
तट की तरह स्थिर पर गतियों से भरा। तो ये भाव यहाँ पर इससे प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन 18वें वाले में सी हो जाता है। 19वां है काव्यांश की शैली किस प्रकार की है। ठीक है, तो शैली देखिए विवरण तो कर नहीं रहा है वहाँ, और कथ्यात्मक कोई बता नहीं रहा है, वर्णन कर नहीं रहा है, क्योंकि वो अपने जो घर और मकान का एक चित्र है उसको प्रस्तुत कर रहा है, एक चित्र सा उभर जाता है हमारे सामने। इसमें देखिए आप इसको पढ़ते हो ना, इसको, जब मैं लौटा देखा पोटली में बंधे हुए बूटों ने फेंके अंकुरित दोनों, यानी कि अपनी जो एक एक चीज घर के बारे में बता रहा है वहां, तो उनके मन में एक चित्र सा उभर के आ रहा है। तो उस प्रकार के जो होता है उसको हम चित्रात्मक शैली कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाता है ए वाला, ये सही होता है। अगला प्रश्न है 20वां, कवि के 2 दिनों के बाद घर में लौटने पर गिर की जो स्थिति है उसे कौन सी बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन देखते हैं। कवि का घर किसी निर्जन स्थान पर है, कवि के घर में बहुत बेतरतीबी फैली रहती है, कवि की अनुपस्थिति में किसी ने घर की सफाई नहीं की, कवि अपने घर में अकेला है और उनके न होने पर घर निर्जन है। हाँ, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, क्योंकि कवि अकेला है और वो बाहर चले जाता है तो घर क्या है, निर्जन हो जाता है। निर्जन का मतलब होता है सूना हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाता है। अगला प्रश्न है, अब ये वाले जो प्रश्न होंगे वो आपके व्याकरण से संबंधित होंगे। व्याकरण हमने पढ़ा था, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाक्य रचना। ठीक है, ये 4 प्रश्न करने थे आपको। तो इसमें देखिए, मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था जो सरकंडे से बने था, रचना के आधार पर प्रस्तुत वाक्य का भेद कौन सा है। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा था जो है जिसका है, यानी ये आ जाते हैं सारे मिश्र वाक्य में। तो देखिए ये जो की पहचान है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22वां है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। यानी कि 3 तो सरल वाक्य हैं, एक नहीं है, हम उसको पहचानना है। यहाँ पर देखिए नहीं के बारे में पूछा है। ठीक है, देखिए ऑप्शन है, अंतरा अपने विद्यालय नहीं जाने के कारण के बारे में बता रही थी, अंतरा विद्यालय नहीं जाने के कारण पर बात कर रही थी, अंतरा विद्यालय नहीं गई पर क्यों यह पता नहीं। देखिए अब यहाँ पर क्यों आ गया है, ये जोड़ने वाला है। ठीक है, जबकि किसी में भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, क्योंकि ये आपका सरल वाक्य नहीं है। ठीक है, ये मिश्र वाक्य में आ जाता है। ठीक है, अगला हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 23वां, जब बाल गोविंद भगत खेतों में रोपाई कर रहे थे तब लोग उन्हें कनखियों से देख रहे थे। ठीक है, यहाँ रेखांकित पद में आश्रित उपवाक्य का भेद बताना है। देखिए, तो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य होते हैं, विशेषण उपवाक्य होते हैं और क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। यानी कि क्रिया नहीं होता है, तो इसको तो आप हटा दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्रिया, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, खेतों में क्या कर रहा है, रोपाई का कार्य कर रहा है, यानी कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, तो बी वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए 24वां, उन्होंने विश्व भर में प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया, प्रस्तुत वाक्य का रूपांतरण संयुक्त वाक्य में होगा। यानी कि संयुक्त वाक्य में आपको बदलना है। देखिए अब हम पढ़ते हैं चारों के चारों। उसमें पहला है, उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया जो, अब जो आ गया तो मिश्रम हो गया। उन्होंने जो हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया वह विश्व में प्रसिद्ध हो गया, ये सरल की तरह हो गया, सरल वाक्य की तरह। जो विश्व भर में प्रसिद्ध है उस हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश को उन्होंने तैयार किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो आ गया मिश्र वाला हो गया। उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया, और देखिए यहाँ पर और आ जाता है, तो यह और आ गया ना, तो ये क्या हो गया, अलग अलग 2 प्रधान उपवाक्य हो गए, तो यहाँ क्या हो गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 25वां, जिसमें बताया गया, देखिए निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य आपको पहचानना है। ठीक है, उसने परिश्रम किया और उसे सफलता मिली, और आ गया। ठीक है, परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है, सरल हो गया। जिसने भी परिश्रम किया वह अवश्य सफल होगा। ठीक है, जिसने, देखिए अब यहाँ पर क्या है, आश्रित है, तो आश्रित किस में होता है, मिश्र वाक्य में होता है। ठीक है, तो ये मिश्र वाक्य होगा, आपका ऑप्शन सी हो गया। अगला है, वाच्य पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें है देखिए 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न में पूछा गया है, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया। अब हमने पढ़ा था कक्षा में, द्वारा शब्द आ जाता है कहीं पर भी तो उसमें क्या हो जाता है, कर्मवाच्य हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 26वां में कर्मवाच्य है कहीं पर,
ये देखिए, तो 26 में बी आपका सही हो जाएगा। अब 27वां देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा कर्मवाच्य नहीं है। बाकी सब में कर्मवाच्य है, जबकि किसी एक में नहीं है, उसको देखिए है। देखिए, पहला है प्रश्न पूछा गया, फल खाए गए, सुंदर गीत लिखे और पाठ पढ़ा गया। तो यहाँ पर क्या से हम करते हैं तो सबके आंसर आ जाते हैं, लेकिन सुंदर यहाँ विशेषण के साथ आ रहा है ये, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी देखिए, तो ये बी होगा। तो बी आपका कर्मवाच्य नहीं है, बाकी सब क्या है, तीनों के तीनों कर्मवाच्य हैं। अगला प्रश्न है 28वां, हमसे इतनी तकलीफ सही नहीं जाती, कर्तृवाच्य में बदलने पर क्या होगा। ठीक है, अब ये क्या है, भाववाच्य में है, ठीक है, तो कर्तृवाच्य में बदलना है। हमारे द्वारा हो गया तो कर्मवाच्य हो गया। हमसे इतनी तकलीफ कैसे सही, ये भी नहीं है। हम इतनी तकलीफ नहीं सह सकते, 28 में, ठीक है, नहीं सह सकते, तो ये हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, हम इतनी तकलीफ नहीं सह सकते। ठीक है, 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कर्तृवाच्य जिसमें कर्म कर्म न कहें, यानी कि कर्ता प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है तो कर्मवाच्य हो जाता है। अब कर्म प्रधान किसमें है, देखिए यहाँ पर तुलसीदास के द्वारा, अब यहाँ पर कर्म प्रधान हो गया, तुलसीदास से रामचरितमानस रचा गई, से द्वारा हो गया, तुलसीदास द्वारा, यहाँ भी द्वारा हो गया। अब देखिए ऑप्शन डी, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, तो यहाँ आपका ऑप्शन डी 29 में सही होगा। अगला प्रश्न है 30वां, राधा अब उठ बैठ सकती है, इस वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण करना है आपको। देखिए, राधा से अब उठा बैठा जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन ही आपका सही है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न है, अब ये आपके वाक्य में किससे संबंधित है, पद से संबंधित। ठीक है, 31वां है, निम्नलिखित वाक्य में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, अकर्मक, ठीक है, यानी कि कर्म नहीं है जिसमें। देखिए, पहला ऑप्शन है, मेरी बहन एक कहानी पढ़ती है, क्या पढ़ती है, कहानी है, कर्म। मेरी बहन एक उपन्यास पढ़ती है, क्या पढ़ती है, उपन्यास, कर्म है। मेरी बहन एक अच्छे विद्यालय में पढ़ती है, क्या पढ़ती है, नहीं आ रहा है ना यहाँ पे, क्या का आंसर नहीं आ रहा है, तो इसी में कर्म नहीं है। इसको देखिए, चौथा ऑप्शन देखिए, मेरी बहन एक दिलचस्प पुस्तक पढ़ती है, दिलचस्प पुस्तक, तो देखिए क्या पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पर कर्म है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी, इसमें कर्म नहीं है। ठीक है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। 32वां देखते हैं, यह मेरा पसंदीदा रेस्तरा है, रेखांकित पद का परिचय क्या है। देखिए, यह क्या हो गया, अब यहाँ हमको पता है सर्वनाम तो है, निश्चित है, तो आपका ऑप्शन ये वाला भी गलत हो गया और ऑप्शन सी वाला भी गलत है। अब आपका ऑप्शन बचा कौन सा, बी वाला बचा और डी वाला बचा। अब देखिए, सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, ठीक है, यह और वह क्या निश्चयवाचक होते हैं। अब देखिए, अब यहाँ नीचे वाला में अनिश्चयवाचक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला है 33वां, उफ, क्या सोचा था क्या हो गया, रेखांकित पद का परिचय क्या होगा। अब उफ यानी कि किसी के जो सोचा था उसके विपरीत हो गया, किसी ने सोचा जैसे कि पास होगा लेकिन वो फेल हो गया, उसके लिए तो दुख की बात हो गई ना। तो यहाँ पर देखिए, विस्मयवादक तो है ही, ये उफ आ गया और ये देखिए विस्मयवादक चिन्ह भी है, तो विस्मयबोधक तो है ही, चारों में विस्मयबोधक है। ठीक है, लेकिन कौन सा है, प्रसन्नता का सूचक है या अचरज का है या घृणा का है या शोक का है। तो यहाँ उसके लिए क्या हो, दुख का सूचक हो गया, शोक हो गया ना, उसके विपरीत हो गया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है, रेखांकित पद का परिचय क्या होगा। ठीक है, तो 34वां हम देखते हैं, 34वें हम देखिए, कोमलता, अब कोमलता भाववाचक है, ठीक है, तो भाववाचक दो में है, एक तो ए में है और दूसरी है डी में, तो यहाँ पर बी और सी तो वैसे ही कट गए। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा यहाँ भी है, भाववाचक संज्ञा इसमें भी है, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग, एक वचन बहुवचन, यहाँ कर्म यहाँ कर्ता। ठीक है, तो मन क्या है, मन बहुवचन में ही होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर और कर्ता के रूप में है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी 34 में आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, ये वाला 35 देखते हैं, घर के साथ ही एक बगीचा होता था, रेखांकित पद का परिचय क्या होगा। देखिए, के साथ क्या होते हैं, ये संबंध बोधक हैं,
ठीक है, संबंध बोधक अव्यय होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं और तथा ये के साथ हो गया संबंध बोधक अव्यय हो गया। ठीक है, निपात तो है नहीं है, निपात कहीं जोर नहीं दिया गया है, कोई क्रिया की विशेषता नहीं है जो क्रिया विशेषण है, समुच्चय भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है संबंध बोधक अव्यय है जो घर और बगीचे के बीच में क्या है संबंध को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, रस से संबंधित है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? ये तो आप सभी को पता है, हास्य रस का हास हो जाता है। मर्रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। देखिए एक इसमें बिल्कुल शांत तरीके से अपनी बात कही गई है। इसमें क्या गया, मन को क्या है कागज के समान, पुतले के समान बताया गया है कि बूंद लगते ही वो क्षण में समाप्त हो जाता है, तो आप गर्व क्यों करते हो। ठीक है, तो ये शांत रस का उदाहरण है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? आपको पता है क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है, रौद्र होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 39वां, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंगार रस का उदाहरण है? ठीक है, यहाँ आपको 4 उदाहरण दिए गए थे। ठीक है, उसमें आपको श्रृंगार रस का छांटना था। श्रृंगार कोई सा भी हो सकता है, संयोग या वियोग। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सूख गया श्याम गगन एक घूंट विष, यानी कि जहर वहर पीने की बातें हो रही हैं, तो यहाँ ये नहीं हो सकता। सच मान प्रेम की दुनिया में, अब यहाँ मौत के बारे में बात गई है, तो श्रृंगार कहाँ होगा। ठीक है, वो इसने करेंगे एक दिन सबको उनसे जिनसे तुमने सिखलाया नफरत करना, तो यह नफरत की बातें हो गई, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन डी, और तब से नाम मैंने है लिखा ऐसे कि सचमुच सिंधु की लहरें न उसको पाएंगी, फूल में सौरभ, सौरभ मतलब होती है खुशबू, तुम्हारा नाम मेरे गीत में, यानी कि आपका नाम मेरे गीतों में है, खुशबू में है, तो ये उनका नाम पुकार रहे हैं, तो यहाँ आपका ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो डी में श्रृंगार रस होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 40 वाला, रस निष्पत्ति के लिए किन किन की आवश्यकता होती है? हमने आपको बताया था कि भरत मुनि का एक सूत्र था, उन्होंने दिया था कि भाव विभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यानी कि भाव विभाव नहीं सॉरी विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, फिर आपके पुस्तक से संबंधित आया है, ये पठित गद्यांश से आपका, जो बाल गोविंद भगत वाले पाठ से आया है। गद्यांश आपने पढ़ लिया होगा। सीधे प्रश्न पर चलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में किस मोह का उल्लेख नहीं हुआ है? कौन सा मोह, सॉरी मोह नहीं है, माह है, माह मतलब महीना। ठीक है, कौन से महीने का नहीं हुआ? देखिए अब इसमें आप देखियो, कार्तिक मास का ये हो रखा है, ठीक है, फागुन का यहाँ हो रखा है, ठीक है, माघ का ये हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा रह गया, कार्तिक हो गया, माघ हो गया, फागुन हो गया, तो यहाँ पर अश्विन बचा। तो आपका ऑप्शन 41 वाला ए सही होगा। ठीक है, बाल गोविंद भगत गाते गाते मस्त हो जाते थे, सुरूर में आते उत्तेजित हो उठते थे, आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो इनसे क्या है, जाड़े के कारण कांपने लगते थे, नहीं कांपते थे क्योंकि जाड़े में तो गाते रहते थे। संगीत के आनंद में डूब नहीं पाते थे क्योंकि संगीत में तो डूबते थे, ये गलत है। साहब की प्रसन्नता के लिए गाना, ये भी सही नहीं लग रहा। गाने की धुन में खुद की सुध-बुध खो देना, यानी कि गाने में इतने डूब जाते थे कि वो खुद की सुध-बुध खो देते थे। तो यहाँ 42 में जो आपका ऑप्शन है डी, वो सही होगा। भगत के विषय में इनमें से कौन सी बात ठीक नहीं है, यानी कि कौन सी नहीं है? 3 बात तो सही है लेकिन एक बात गलत है, वो आपको देखना है। वह सवेरे जगकर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान के लिए जाते थे, सही बात है, वो जाता था स्नान के लिए। बी है, गांव के बाहर पोखर के ऊंचे मेढे पर बैठकर कबीर के गीत गाते थे, ये तो गाता था कबीर के, ये भी सही है। तीसरा है, बहुत अधिक सर्दी में उसकी अंगुलियां खजड़ी पर चल नहीं पाती थी, ये बात गलत है क्योंकि खजड़ी पर उसकी अंगुलियां चलती थी। ये देखिए यहाँ लाइन लिखा गई है कि देखिए उनकी अंगुलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी, तो ये वाला गलत है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है 43 में। 44 देखते हैं, और ये देखिए ऑप्शन ये वाला भी सही है क्योंकि काली कमली ओढ़ करके वो करता था। काली कमली यहाँ पर दी गई है, देखिए ये देखिए, है ना। लेखक ने अपनी दिनचर्या के बारे में अलग से रेखांकित करने वाली कौन सी बात बताई है? देखिए लेखक ने अपने बारे में बताया इसमें, तो वह रोज सुबह जल्दी उठ जाते थे, नहीं उठते थे। वह शुरू से ही देर तक सोने वाले व्यक्ति थे, यानी कि उन्होंने इस वाक्य में दिखाया, देखिए यहाँ पे मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, यहाँ पर ये वाला बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये उन्होंने अपने बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा है, ये बी वाला। ठीक है, तो बी वाला सही हो जाएगा 44 में। अगला प्रश्न देखते हैं। पूरब में लोही लग गई थी, वाक्य का अर्थ क्या है?
पूरब में लोही लगना, लोही लोही मतलब एक तरह से खून का पर्यायवाची है लोही। तो जो खून का रंग कैसा होता है, लाल लाल सा होता है, ठीक है। तो जब सूरज पूरब में उगता है तो कैसा दिखता है, उससे पहले क्या दिखाई देता है, ठीक है, लालिमा दिखती है। तो यहाँ पर देखिए लालिमा किसमें है, पूरब में सूरज निकल गया, ठीक बात है। पूर्व दिशा में चांद खूब चमक गया, ये भी नहीं है। शुक्र तारे की चमक आसमान में बढ़ रही है, ये भी नहीं है। पूरब में सूर्य निकलने से पहले की लालिमा, यानी कि जब सूर्य निकलता है तो पूरब में जो लालिमा छा जाती है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। 45 में डी हो गया। 46 देखिए, हलदार साहब ने कैप्टन द्वारा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने के जो अनुमान लगाए उनमें से कौन सा सही नहीं है, यानी कि 3 तो सही हैं लेकिन एक सही नहीं है, वो आपको पहचानना है कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगी, सही बात है। उसे अपने चश्मे का विज्ञापन करने के लिए मूर्ति उपयुक्त लगानी होती थी, मूर्ति पर चश्मा लगाना, ठीक है। तो ये ऐसा ही है, डाउटफुल है। और आगे हम पढ़ देते हैं ऑप्शन में, उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति आहत करती थी, दुख पहुंचाती, ये बात भी सही है। उसे लगता कि नेताजी को बिना चश्मे के असुविधा हो रही होगी, हाँ उसको ऐसा अनुमान था। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी हो जाता है, ऑप्शन 46 में बी। उसे अपने चश्मे का विज्ञापन करने के लिए, वो ऐसा चश्मे के विज्ञापन के लिए वो बिल्कुल भी नहीं करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी सही है। 47 है, नेताजी की मूर्ति किसकी बनी हुई थी, ये सभी आपको पता है, नेताजी की मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी। अगला है यहाँ पर, ये भी आपका पठित काव्यांश है जो आपके राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है, ठीक है, ये पढ़ लिया होगा आपने। हम प्रश्न देखते हैं सीधा। 48 में, लक्ष्मण जब परशुराम को व्यंग में कह रहे हैं कि आप माता पिता के ऋण से अच्छी तरह उऋण हुए हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है। तो ऑप्शन है, परशुराम अपने माता पिता के सम्मान का माध्यम बने, परशुराम ने अपने माता पिता को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान किया, ये भी सही नहीं है। परशुराम अपने माता पिता की मृत्यु का कारण बने, परशुराम अपने माता पिता के लिए अपयश लाए, ठीक है, अपयश लाए ये तो सही नहीं, लेकिन यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वो कारण बने थे अपने माता पिता की मृत्यु का, ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन 48 में सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 49, लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुन परशुराम ने कौन सी प्रतिक्रिया व्यक्त की, ठीक है। देखिए, अपने पर्चे को संभाल कर आगे बढ़े, अपने स्थान पर अवाक खड़े रहे, अवाक तो खड़े ही नहीं थे, वो बोल भी रहे थे। आगे बढ़कर लक्ष्मण पर वार किया, वार भी नहीं किया था। विश्वामित्र से शिकायत करते हुए बोले, नहीं नहीं। यहाँ पर देखिए, इसमें ये वाली जो पंक्ति है, पहले वाला ऑप्शन 49 में जो ए है, ए आपका सही है, अपने फर्शों को संभाल कर आगे बढ़े। देखिए हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर आपने ये देखा होगा, यहाँ पर देखिए ये देखिए, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, यानी कि जो कुठार है उनका जो फरसा है उसकी तरफ देख करके उसको वचन कटु वचन सुन करके लक्ष्मण के उसकी तरफ देखा और वो आगे बढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ आपका देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 49 में ए सही हो जाएगा। लक्ष्मण का परशुराम के प्रति कैसा व्यवहार था, आदर सूचक नहीं था, सम्मान सूचक भी नहीं था, क्योंकि दोनों में आपस में मतभेद काफी हो गया था, बहस चल रही थी। तो यहाँ पर कुटिल यानी कि एक षड्यंत्रकारी नहीं था, कुटिल ऐसा होता है, लेकिन यहाँ अपमानजनक था, वो उसका अपमान कर रहे थे तो वो भी अपमानित कर रहे थे, यानी कि दोनों में ऐसे व्यंग चल रहे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही बैठता है सटीक, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 50 में। 51, परशुराम को भृगुबर क्यों कहा गया है। तो परशुराम आप सभी को पता है, हमने पढ़ा था कक्षा में, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन फिर भी देखते हैं, उनके क्रोधी स्वभाव के कारण, क्रोधी स्वभाव तो था, ठीक है। उनके परशु का नाम था, ये भी गलत है। उनके बल और पराक्रम के कारण, बल पराक्रमी तो थे लेकिन भृगुवर उनके कारण नहीं कहा गया था, क्योंकि वे भृगु ऋषि के वंशज थे, इसी वजह से उनको कहा गया। तो यहाँ तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। आगे देखिए 52 में, को नहीं जान विदित संसारा का तात्पर्य है। देखिए इसका अर्थ बताना है आपको। संसार, अभी ऑप्शन देखिए, संसार भर से यह बात छिपी है, छिपी है, छिपी तो नहीं थी, ये गलत है। संसार भर में इसे कौन नहीं जानता, ये वाला सही होगा आपका 52 में, यानी कि इस बात को संसार भर में कौन नहीं जानता है। तो यहाँ पर आपका बी सही हो गया। 53 देखते हैं, गोपियां उद्धव के योग संदेश को सुन योग को किसके लिए उपयुक्त बताती हैं। आपने पढ़ा होगा, जिनका मन अस्थिर रहता है, चंचल रहता है, उनके लिए उन्होंने, गोपियों ने योग का संदेश बताया था। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है ये
सही हो जाता है अस्थिर मन वालों के लिए। ठीक है। गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान क्या प्रतीत हो रहा है? गोपियों ने, उद्धव ने जब उनको एक संदेश दिया था, किस चीज का संदेश दिया था, उसको उन्होंने कड़वी ककड़ी के समान बताया था। आपसे हमने पूछा था कक्षा में भी। तो देखिए ऑप्शन है कृष्ण का वियोग, ये कृष्ण की राजनीति, उद्धव की बातें, वियोग, वियोग तो एक तरह से दुख हो गया। ठीक है। तो जो योग का संदेश लेकर आए थे उद्धव, उनको उन्होंने कड़वी ककड़ी के समान बताया था। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाता है। ठीक है। तो धन्यवाद सभी को। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए